हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल गेट इट क्लियर में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी ट्यूटोरियल सीरीज़ लेके आए हैं। एंड हम हर वीक आप लोगों को 1 से 2 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हम कभी टॉपिक वाइज़ आपको क्वेश्चंस दे देते हैं, कभी हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपको देते हैं, जो हमने लास्ट 2-3 ट्यूटोरियल में कवर किए होते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि एग्ज़ाम का सीज़न वापस आ ही रहा है, तो हम आपके लिए लेके आए हुए हैं मेगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपके लिए 50 प्लस क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं सी से रिलेटेड, जिसमें आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट चेक होगा गाइस। थ्योरेटिकल के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी हम चेक करेंगे आउटपुट पहचानने वाले क्वेश्चंस के साथ। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि त्योहार आ रहे हैं, आपको हर जगह बम्पर सेल लग रही है आपकी शॉपिंग के लिए। सेम उसी तरीके से हम आपके लिए ये बम्पर ऑफर लेके आए हुए हैं, जिसे हम आपको मेगा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप आपकी तैयारी को चेक कर सकते हैं। एंड गाइस, हम आपको एश्योर करते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो जेईआईटी का हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें सी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते होंगे, आपको इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आएँगे, या फिर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ज़रूर आएँगे। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की है, देन आप उनको आंसर कर पाएँगे। सो गाइज़, आज के हमारे ट्यूटोरियल में हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। हमने इन सब से रिलेटेड आपको आज तक ट्यूटोरियल पब्लिश कर दिए हैं। एंड जो कुछ छोटे-मोटे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं, वो सब टॉपिक हम आपको कुछ और दिन में हमारी सी की सीरीज़ में पब्लिश कर देंगे। लेकिन आज का हमारा जो सेशन है, आपका इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा। सो गाइस, ये टॉपिक्स हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो कि हैं सी का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। दूसरा है गाइस कंपाइलर, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, डिसीजन मेकिंग, प्री प्रोसेसर, मैक्रोज, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ऑपरेटर्स, एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, इनम गाइस। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो गाइज, आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। सो गाइज, मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए क्या किया है कि आज आउटपुट और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को जंबल नहीं किया है। मैं पहले आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का ही सेट दिखाऊंगा, देन हम आउटपुट वाले क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, ताकि हम इत्मीनान से माइंड सेट अपना बना लें एंड आउटपुट वाले क्वेश्चंस को हम अच्छे से हैंडल करें। सो गाइज, आइए आपका कुछ थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल नॉलेज यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो गाइज, हु इज द फादर ऑफ द सी? सो गाइज, ये तो आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है। आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि डेनिस रिची जी ने हमारे लिए सी का आविष्कार किया था 1972 में। सो गाइज, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सी जो थी, वो एक्चुअल में 1978 में मार्केट में पब्लिश हुई थी, जो उसका पहला वर्जन था। लेकिन 1972 में ये ऑलरेडी इन्वेंट हो गई थी, एंड डेनिस रिची एंड उनकी टीम इसको ऑलरेडी यूज कर रहे थे उनकी लैब में। सो गाइज, इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। डेनिस रिची ने इसका आविष्कार किया था, एंड ये हुई थी 1972 में। कहाँ पे हुई थी? बेल लेबोरेटरीज ऑफ द AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, लोकेटेड इन यूएसए। सो गाइज, आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखें हम। व्हाट इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सी लैंग्वेज? सो गाइज, आपको जैसा कि मैंने बताया, 1978 में सी का पहला पब्लिक वर्जन रिलीज हुआ था मार्केट में। आप देन 1978 के बाद से कोई भी बंदा, जैसे कि आज हम सी का यूज करते हैं, कोई भी बंदा उसको यूज कर सकता था, क्योंकि वो ऑफिशियली मार्केट में रिलीज हो गई थी। तो गाइज, क्या आप उसका वर्जन बता सकते हैं कि क्या था? सो गाइज, यस, इसका जो वर्जन था वो था K&R। सो गाइज, ये क्यों था? क्योंकि जब 1978 में इसको ऑफिशियली रिलीज किया गया मार्केट में, इसका एडिशन, तब वहाँ पे डेनिस रिची जी के साथ हमारे ब्रायन केर्निंगन ने भी उनका साथ दिया था इसका ऑफिशियल वर्जन बनाने के लिए। एंड आप ध्यान दे सकते हैं, मैंने दोनों का सरनेम को बोल्ड लेटर में किया हुआ है, कार्निगन एंड रिची। सो गाइज, आर नाम का पहला वर्जन आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिलीज हुआ था। गाइस, तीसरा क्वेश्चन है, सी वाज इनिशियली यूज्ड फॉर। सो गाइस, ये चीज मैंने आपको क्लियर की थी कि सी का जो डेवलपमेंट था वो किस लिए हुआ था, सी का आविष्कार किस लिए किया गया था। सो गाइज, अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है। हमने आपको बताया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए सी का आविष्कार किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिस्टम डेवलपमेंट वर्क। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। देन जब 1978 में ये ऑफिशियली मार्केट में पब्लिश हो गई, उसके बाद से आप सी का यूज करके छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी बनाने लग गए हैं। एंड छोटी छोटी एप्लीकेशंस भी हमें पता है, जैसे नोटपैड होता है, बहुत सारी विंडोज़ की एप्लीकेशन जो काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं, वो अभी भी सी लैंग्वेज में ही लिखी हुई हैं।
बट इनिशियली इसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए मार्केट में लाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखें, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो गाइज आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो हम स्लैश के बाद एस्टेरिक साइन यूज कर रहे हैं एंड एस्टेरिक के बाद हमने स्लैश यूज किया हुआ है, ये आपका क्या कंसेप्ट कहलाता है। मैंने आपको बताया था अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट ऐड करना होता है देन आप इस सिंटेक्स का यूज करते हैं। इस स्लैश एस्टेरिक और एस्टेरिक स्लैश के बीच में जो भी चीज लिखी होती है वो आपकी कमेंट के जैसे यूज होती है सी में। सो गाइस आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। हो सकता है वो सिंटेक्स में गलत हो सकता है मैंने कुछ गलत लिखा हो उसमें। सो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। क्यों होगा गाइस, यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। मैंने आपको दिखाया था मैक्रोज के ट्यूटोरियल में कि मैक्रोज आपको जब भी देने हैं तो वो प्री प्रोसेसर होते हैं, आप उनको हेडर में लिखते हैं। तो जब भी आप मैक्रो लिखेंगे हैश डिफाइन मैक्स 25 ये करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैक्रो के बाद आप कभी भी सेमी कॉलन नहीं देते हैं गाइस, जैसा कि आपको पहली लाइन में दिख रहा है हैश डिफाइन मैक्स 100। सो गाइस वहां पे वो करेक्टली चलेगा आपका। क्यों? क्योंकि जो स्लैश एस्टेरिक और एस्टेरिक स्लैश के बीच में जो आपने सिंबॉलिक कांस्टेंट लिखा हुआ है वो एज ए कमेंट ट्रीट होगा एंड आपका प्री प्रोसेसर जो है इसको कंपाइलर को देने के पहले उसको इग्नोर कर चुका होगा। क्योंकि कमेंट्स हम क्यों डालते हैं गाइस सोर्स कोड के अंदर, ताकि जो नया डेवलपर या जो एग्जिस्टिंग डेवलपर है कभी वो उस लाइन पे वापस आके देखे तो उसको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये मैंने इसलिए यूज किया था। इसलिए कमेंट्स डालना बहुत अच्छी आदत मानी जाती है अपने कोड में। तो गाइज सिमिलरली बी के अंदर भी क्या होगा, बीच का जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है वो इग्नोर हो जाएगा एंड इंट ए बी और सेमी कॉलन आपका कंपाइल हो जाएगा। तो ये भी आपका सही है। सी वाला तो ऑब्वियस सी बात है कि सही ही है। बी वाला और सी वाला एक सिमिलर काइंड ऑफ चीज है जब कंपाइलर के पास वो जाएंगे तो। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे गाइस, तो ये कहता है द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर। सो गाइस आपको बताना है कि सी का जो कंपाइलर है वो किस टाइप के एरर को पकड़ सकता है। सो गाइस इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा सिंटेक्स एरर। लॉजिकल एरर कभी भी कंपाइलर को पता नहीं चलते हैं क्योंकि लॉजिकल एरर्स जो होते हैं वो जनरली रन टाइम पे आते हैं। सिमेंटिक एरर्स भी आपके रन टाइम पे ही पकड़े जाएंगे। कंपाइलर की ड्यूटी होती है कि जब कोई बंदा कोड कर रहा है उस टाइम पे वो सिंटेक्स एरर्स को पहचान ले, या फिर जैसे कि हमने ऑनलाइन कंपाइलर में देखा है कि हमें उस टाइम पे तो वो वार्निंग नहीं देता है, लेकिन जब हम रन करते हैं तब वो बताता है कि भाई आपने इसका डेटा टाइप गलत लिखा हुआ है या आपने इसको गलत वैल्यू असाइन की है या फिर आपने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है। ये तो हम आपने हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में देखा ही होगा। तो उस टाइप के एरर जो होते हैं वो एक्चुअली सी का कंपाइलर आपको दे रहा है। कुछ एरर्स हो सकते हैं गाइस, जैसे कि आपने किसी वैल्यू को डिवाइड किया किसी ऐसी वैल्यू से जिसने कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। उस टाइप के जो एरर आएंगे गाइस वो आपके रन टाइम एरर आते हैं एंड ये आपका कंपाइलर नहीं देता है, वो आपका रन टाइम इंजन जो होता है, जो लोडर होगा आपका, वो वहां से थ्रो होंगे वो एरर्स। ओके गाइस, तो कंपाइलर सिर्फ सिंटेक्स एरर्स को ही पहचानता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम इन सी। सो गाइस यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्ट्रिंग है वो हम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस, आपको सिर्फ वो कीवर्ड पहचानना है जो कि सी का इंटरनल कीवर्ड है या सी की लाइब्रेरी का कीवर्ड है। क्या आप पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो सी का कीवर्ड है? सो गाइस इसका आंसर होगा वोलेटाइल। वोलेटाइल जो है वो सी की लाइब्रेरी का कीवर्ड होता है। ट्रू, फ्रेंड और एक्सपोर्ट कोई भी कीवर्ड्स नहीं है, तो आप इस नाम का वेरिएबल लिख सकते हैं आपके कोड के अंदर। सो गाइस यहाँ पे वोलेटाइल कीवर्ड के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वोलेटाइल कीवर्ड जो होता है गाइस वो क्या होता है, जब भी आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसके डेटा टाइप के पहले आपको वोलेटाइल लिखना पड़ता है। वोलेटाइल लिखने से क्या होता है कि जो सी का जो सिस्टम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन परफ़ॉर्म करता रहता है बैकएंड पे। अगर आपका वेरिएबल जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुई है, आपके कंपाइलर को पता चल रहा है कि आगे भी ये यूज़ नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, उस वेरिएबल की मेमोरी को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उस वेरिएबल को हटा देगा। अगर उसमें गार्बेज वैल्यू है तो उसको हटा देगा एंड उसकी मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करने का कोशिश करेगा ताकि आपका प्रोग्राम ज़्यादा एफ़िशिएंट हो जाए। इस टाइप के ऑपरेशन से आपके वेरिएबल को बचाने के लिए क्या किया जाता है, अगर आप उसके आगे वोलेटाइल लिख देंगे तो जो सी का सिस्टम है वो आपके वेरिएबल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि आपने सिस्टम को बता दिया है कि भाई ये वेरिएबल जो है ये इसकी वैल्यू कभी भी कहीं से भी अपडेट हो सकती है, तो आपको इसको छेड़खानी नहीं करना है।
तो गाइस सिर्फ इसी कंसेप्ट के लिए आपको वोलेटाइल कीवर्ड का यूज किया जाता है। ये यहाँ पे आपको हमने एक्सप्लेन भी किया है। इट इज यूज टू इन्फॉर्म द कंपाइलर दैट द वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज्ड एनी टाइम विदाउट एनी टास्क गिवन बाय द सोर्स कोड। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस प्रोग्राम के अंदर ये लिखा हुआ है वो भी इसको अपडेट कर सकता है, एंड ये बाहर कहीं दूसरी प्रोसेस से भी अपडेट हो सकता है। इसलिए उस रिस्क को बचाने के लिए कि कंपाइलर कहीं उसको ऑप्टिमाइज ना कर दे, देन उसके अंदर अगर कोई वैल्यू आने लग गई तो उस टाइम पे कुछ एक्सेप्शन ना आ जाए, आप क्या करते हैं, वोलेटाइल कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, वोलेटाइल भी सी का एक कीवर्ड है, आप इसको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन जो है सातवां गाइज, ये कहता है सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। सो गाइज ये आंसर तो सबको पता होना चाहिए कि सी का जो कंपाइलर है वही आपके कोड को कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, जिससे मशीन समझती है गाइज। ओके, हमने आपको दिखाई थी सी की कंपाइलेशन प्रोसेस पूरी की। सी की कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है या कंफ्यूज्ड हैं तो आप हमारा वो ट्यूटोरियल जरूर देखें। अगला क्वेश्चन गाइस क्या कहता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन। सो गाइस एक क्वेश्चन फिर से आपका वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन से आ गया है। तो आपको सारे पॉइंट हमने बताए थे कि किस किस तरह से आप वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा इनवैलिड नेम है। सो गाइज आइए इसका आंसर देखें। इसका आंसर होगा नन ऑफ द मेंशन्ड, मतलब ए बी सी तीनों वेरिएबल जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं तीनों ऑप्शंस के अंदर, ये तीनों वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों अंडरस्कोर से शुरू हो रहे हैं। इसके अंदर हमने कैरेक्टर्स का यूज किया हुआ है, कैपिटल स्मॉल एंड डिजिट्स का यूज भी किया हुआ है। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है गाइज, ये हमारा सही है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो गाइस डिसीजन मेकिंग के ट्यूटोरियल में हमने आपको बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट के सब टाइप बताए थे कि क्या क्या हो सकते हैं। इफ हो सकता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स इफ भी होता है। तो गाइस आपको पहचानना है कि इनमें से हमने आपको उसका फिर प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, तो उसी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको गलत लग रहा है। पहले वाले में हमने इफ एक्सप्रेशन के अंदर फिर से इफ स्टेटमेंट ले ली है, दूसरे वाले में हम इफ एक्सप्रेशन में खाली एक वेरिएबल को चेक कर रहे हैं, तीसरे वाले में हम फिर से एक वेरिएबल को चेक कर रहे हैं उसको टाइपकास्ट करके, एंड चौथे वाले में हमने क्या किया है, इफ एक्सप्रेशन के अंदर से एक फंक्शन को कॉल करवा दिया है गाइस। तो इसमें से जो इनवैलिड होगा गाइस वो होगा आपका ए। क्यों होगा गाइस? क्योंकि हमने सामने आपको दिखाया है इसको एक्सपेंड करके कि इफ की जो एक्सप्रेशन है वो आपको ट्रू या फॉल्स या फिर जीरो और वन आपको आउटपुट देना चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया है, इफ के अंदर फिर से इफ लिख दिया है, एंड ये जो ऊपर का इफ है इसका खुद का ब्लॉक कहाँ है गाइस, खुद के करली ब्रेसेस कहाँ है इसके। तो यहाँ पे तो आपका कंपाइलर ही एरर थ्रो कर देगा कि भाई दिस इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। आपका बी, सी एंड डी जो है ये परफेक्टली फाइन होगा गाइस। क्यों होगा? क्योंकि ए जो होगा अगर ये 0 1 रखता होगा तो उसके बेसिस पे अगर ये कोई और वैल्यू भी स्टोर करता होगा तब आपका इफ ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली आपका अगर आप ए को कैरेक्टर में ट्रांसफर करेंगे तब भी कंपाइलर जो करेगा इसकी वैल्यू को यहाँ पे कंपाइल करके इफ एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करके उसको ट्रू और फॉल्स या 0 और 1 से कंपेयर करके अंदर आ जाएगा। आपका जो फंक्शन है गाइस मैंने आपको बताया था कि वो कुछ रिटर्न कर भी सकता है एंड नहीं भी कर सकता है। अगर हमारा फंक्शन ट्रू या फॉल्स या 0 और 1 रिटर्न कर रहा है या कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो अगर वो रिटर्न करेगा जब इफ के अंदर हम फंक्शन लिखेंगे, वो वैल्यू रिटर्न होकर के यहाँ पे आएगी। इफ उस वैल्यू को चेक करेगी एंड ट्रू और फॉल्स जो भी उसको लग रहा है उसके हिसाब से वो अंदर आ जाएगा। तो हमारा ए जो है वो सिंटेक्स वाइज बहुत ही गलत आंसर था, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ए, जो कि हमारा इनवैलिड इफ एल्स स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन जो है गाइस वो है, ओके ये भी आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन जैसा है, द फॉर्मेट आइडेंटिफायर परसेंटेज आई इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ डेटा टाइप। ये हमने आपको एक प्रैक्टिकल सेशन में करके दिखाया था गाइस कि किस टाइप के डेटा टाइप के लिए हम परसेंटेज आई का यूज करते हैं। तो यस आप लोग बिल्कुल सही हैं, शायद यहाँ पे इसका हम यूज करते हैं इंटीजर टाइप के डेटा को डिस्प्ले करने के लिए या फिर रीड करने के लिए। इसका जो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है गाइस वो हमने आपको बताया था कि परसेंटेज डी हम डेली अपने प्रैक्टिकल उसमें उसमें यूज करते हैं जनरली, बट परसेंटेज आई भी आप यूज कर सकते हैं फॉर द इंटीजर वैल्यूज। अगला क्वेश्चन है गाइस, वेरिएबल नेम्स बिगनिंग विद अंडरस्कोर इज नॉट एनकरेज्ड। सो गाइस यहाँ पे आपको पता है कि ये वैलिड नेम तो होगा अगर आपने अंडरस्कोर से शुरू किया है, बट ये एनकरेज नहीं किए जाते। आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप अंडरस्कोर से ही करें। अगर आप नॉर्मल नेमिंग लेते हैं देन वो ज्यादा एनकरेज की जाती है। ऐसा क्यों गाइस? इट इज नॉट स्टैंडर्डाइज टू अवॉइड conflict since assembler and loader use such name to avoid conflict since library routines use such names to avoid conflicts with environment variable of the operating system। सो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा बिकॉज टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट
सिंस लाइब्रेरी रूटीन्स यूज सच नेम, जैसा कि गाइज आपको पता है हमने मैक्रोज में आपको दिखाया था कि जो सी के खुद के प्री डिफाइंड मैक्रोज हैं, आपने उनके नाम अगर ध्यान दिए होंगे, जिससे हम लाइन नंबर पता कर सकते हैं, हम फाइल का नेम पता कर सकते हैं, तो वो अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर से होते हैं। तो गाइज यहाँ पे सी जो है वो खुद उन्होंने क्या किया हुआ है, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई ये सी का प्री डिफाइंड अगर कोई मैक्रो है, कोई वेरिएबल है, कोई अगर कुछ भी चीज़ है जो सी की लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करा रही है, तो जनरली वहाँ पे वो अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई ये मुझे मेरी जो मशीन है, मेरा जो सी का सिस्टम है, वो प्रोवाइड करा रहा है। इसलिए आपको एनकरेज नहीं किया जाता कि आप आपके वेरिएबल नेम में भी अंडरस्कोर का यूज़ करें। आप यूज़ करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज़ नॉट एनकरेज्ड। ओके गाइस, ये थोड़ा-सा लॉजिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ लेते हैं देन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन? सो गाइज आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन नहीं है। आई होप इसका आंसर आप लोग सब सही गेस कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है ए बी सी जो है वो प्रॉपर वैलिड नेम डिक्लेरेशंस हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे वेरिएबल्स बना रहे हैं, एंड डी में हम मैक्रो बना रहे हैं गाइस, हम यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बना रहे हैं। पाई जो होगा डी में वो एक मैक्रो होगा, ना कि एक वेरिएबल होगा। ओके, जब भी हम पाई को कहीं यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू यूज होगी डायरेक्टली, ना कि पाई का वेरिएबल यूज होगा। ओके गाइस, आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि गो टू कैन बी यूज टू जंप फ्रॉम मेन टू विद इन ए फंक्शन। सो गाइज हमने आपको दिखाया था डिसीजन मेकिंग में कि इफ एल्स के अलावा हम गो टू स्टेटमेंट भी है, जिससे हम डिसीजन मेकिंग का काम कर सकते हैं कि अगर कुछ कंडीशन पे आप चले गए हैं, उसके बाद आप वापस गो टू का यूज करके कुछ कोड को स्किप कर सकते हैं, या फिर कुछ कोड जो आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिया है पहले उसको फिर से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो गाइज ये कैसे होता है, हमने आपको करके भी दिखाया था इसका प्रैक्टिकल सेशन। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर मैंने मेन के अंदर से, क्या मैं किसी दूसरे फंक्शन के अंदर का गो टू कॉल कर सकता हूँ क्या? सो गाइज इसका आंसर होगा नो। क्यों नहीं होगा गाइज? क्योंकि देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, इसमें आपको दिख रहा है कि मेन का खुद का एक ब्लॉक होता है जो कि उसकी करली ब्रैकेट के अंदर होता है। सिमिलरली दूसरा कोई फंक्शन होगा उसका खुद का ब्लॉक होगा जो कि उसके करली ब्रेसेस के अंदर होगा। तो मेन की ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज लिखी होगी वो मेरा फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता। फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा वो मेरा मेन मेथड एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन मेरा जो फंक्शन है वो मेन मेथड को कॉल कर सकता है। मेन मेथड मेरे फंक्शन वाले मेथड को कॉल कर सकता है, लेकिन ये एक दूसरे के अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं मेन के अंदर से डायरेक्टली फंक्शन के अंदर लिखा हुआ गो टू कॉल नहीं करवा सकता हूँ, या फिर मेन के अंदर से कोई गो टू यूज करके मैं अगर फंक्शन के अंदर कोई लेबल उसका डिफाइंड है, आपको पता है गो टू के लिए हमें एक लेबल डिफाइन करना होता है, हम गो टू यूज करके उस लेबल पे अपने कोड को वापस भेज देते हैं या फिर उसको आगे जंप करवा देते हैं। तो हमने अगर गो टू मेन के अंदर लिखा है तो उसका लेबल फंक्शन के अंदर नहीं हो सकता है गाइस। दोनों एक ही ब्लॉक के अंदर होने चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द डेटा टाइप्स? सो गाइस आपको यहाँ पे ऑर्डर पहचानना है कि किसका डेटा टाइप किसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, जो डेटा टाइप हमने नीचे लिखे हैं। पहला कहता है कैर इज ग्रेटर देन इंट इज ग्रेटर देन फ्लोट। सो गाइस इंट का तो फ्लोट से छोटा होता है, आपको पता है, तो ये तो गलत है। इसका आंसर जो होगा गाइस वो होगा सी, क्योंकि कैर जो है वो इंट से छोटा है, जो कि सही बात है, एंड इंट जो है वो डबल से छोटा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिखेगा कि फ्लोट जो है वो इंटीजर से बड़ा है, तो कैर से भी बड़ा ही होगा, तो बी भी अपना गलत है। डी क्या बोलता है, डबल जो है कैर से बड़ा है, जो कि सही है, बट कैर जो है वो इंट से बड़ा नहीं है, तो जो कि ये गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए क्या कहता है, हाउ मेनी बाइट्स डज इंट इक्वल्स टू डी यूज? सो गाइस यहाँ पे आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं कैपिटल डी स्टोर करवा रहा हूँ। तो गाइज ये जो मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा ये कितनी मेमोरी स्टोर करेगा अपने सिस्टम के अंदर। सो गाइज हमने आपको ये बताया था कि वो किस बेसिस पे मेमोरी एलोकेट करता है इंटीजर का, आपको पता है कि हमने साइज का चार्ट भी दिखाया था जब हमने आपको डेटा टाइप्स का ट्यूटोरियल दिखाया था। सो गाइज इसका आंसर होगा 2 या 4 गाइज। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आपका जो इंटीजर होगा वो 2 बाइट लेगा। अगर आपका 32 बिट या उससे बड़ा है तो आपका 4 बाइट्स लेता है, जो कि इंटीजर डेटा टाइप होता है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव्स आर ट्रांसलेटेड बाई। सो गाइज हमने आपको दिखाया था मैक्रोज के सेशन में कि डायरेक्टिव्स क्या होते हैं।
तो क्या आप इसको याद कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या था? सो गाइस यस, डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि आप क्या करते हैं हमेशा हेडर में लिखते हैं। एंड हमारे कंपाइलर तक पहुंचने के पहले हमने जैसे आपको कंपाइलर प्रोसेस हमारी एक्सप्लेन की थी सी की कि वो किसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो जो प्री प्रोसेसर होते हैं वही हमारे डायरेक्टिव्स को ट्रांसलेट करके आगे कंपाइलर को पास करते हैं। जैसे कि आपको हमने यहाँ पे दिखाया है कंपाइलर प्रोसेस, आप देख सकते हैं। तो जब हम हमारा कोड लिखेंगे hello डॉट सी नाम की फाइल के अंदर, उसके अंदर अगर आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अगर यूज किए होंगे, तो जब वो प्री प्रोसेसर को मिलेंगे, वो उसको जब एक्सपेंडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट करेगा, तो वो ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुके होंगे। क्यों वो ट्रांसलेट हो चुके होंगे? क्योंकि जो कंपाइलर है वो किसी और तरीके से उसको इनपुट लेगा अपने पास, इसलिए हमें उसको प्री प्रोसेसर में डाल के एक्सपेंड करना होता है। तो ये प्री प्रोसेसर के अंदर ही ट्रांसलेट हो जाते हैं, जो कि डायरेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि हमारा हैश इंक्लूड होता है, हैश डिफाइन होता है, हैश इफ डेफ होता है, हैश इफ नॉट डेफ होता है। तो ये सब हमारे पहले ही ट्रांसलेट हो जाएंगे कंपाइलर को पहुंचने के पहले, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे आपको पता है कि हम इस ऑपरेटर को क्या नाम देते हैं क्वेश्चन वाले को? यस गाइस, ये कंडीशनल ऑपरेटर है हमारा। आपको ये पहचानना है, हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है इसमें हमने किसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, किसको वैल्यू बोलते हैं। एंड सी इक्वल्स टू, अगर मैंने एन क्वेश्चन मार्क ए देन मैंने कोलन बी लिखा है, तो सी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी एंड किस बेसिस पे होगी। आपको यही चीज़ समझानी है नीचे कि अगर इसको आप नॉर्मल कोड ब्लॉक में कन्वर्ट कर दें, जब आपके पास पहले कंडीशनल ऑपरेटर्स का कंसेप्ट नहीं था, देन अगर कोई नॉर्मल प्रोग्रामर इसको कोड करता पुराने तरीके से, तो वो कैसे करता गाइस? आपको पहचानना है नीचे के ऑप्शंस में से। इफ n c equals to a else c equals to b, if not n c equals to a else c equals to b, if n c equals to b else c equals to a। सो गाइस क्या आप पहचान सकते हैं? इसका आंसर जो होगा गाइस वो होगा इफ एन सी इक्वल्स टू ए एल्स सी इक्वल्स टू बी। ऐसा क्यों गाइस? ये देखिए हमने इस इफ को एक्सप्लेन किया हुआ है सामने कि अगर एन की वैल्यू आपके इफ को ट्रू कर देती है, देन आप सी में ए की वैल्यू डाल देंगे, एल्स आप सी में बी की वैल्यू डाल देंगे। यही चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन की थी। आप ऊपर देखिए क्वेश्चन में हमने आपको वहाँ पे दिखाया है कि एन जो होता है वो आपका एक्सप्रेशन होता है। क्वेश्चन मार्क जो होता है वो आपका एज़ ए इफ काम करता है कि अगर एन जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो वो ए की वैल्यू को उठा के सी को दे देगा। अगर एन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन मार्क को पता चल जाएगा, फिर वो ए को इग्नोर करके जो बी है, जो कि वैल्यू 2 है अपनी, वो सी को असाइन कर देगा। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है, देन आप हमारा ऑपरेटर्स वाला सेशन फिर से चेक कीजिए जाके। अगला क्वेश्चन गाइस हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन। सो गाइस आपको यहाँ पे फिर से पहचानना है कि कौन सा इसमें से एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। सो गाइस आई होप ये तो आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑप्शन सी है इसमें हमने एक नंबर को यूज करके वेरिएबल नेम स्टार्ट किया है, जो कि सी का कंपाइलर अलाउ नहीं करता है कभी भी। बाकी ए बी और जो डी हैं वो आपके वैलिड ऑप्शंस हैं। वो क्यों हैं ये आपको ऑलरेडी पता है गाइस। व्हाट इज शॉर्ट एंड इन सी प्रोग्रामिंग? सो जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक शॉर्ट का कंसेप्ट भी होता है सी के डेटा टाइप्स के ट्यूटोरियल में। तो क्या आप बता सकते हैं कि शॉर्ट एक्चुअल में होता क्या है? क्या वो बेसिक डेटा टाइप ऑफ सी है, या वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि हम इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं? शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड इंट इज द बेसिक डेटा टाइप, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शॉर्ट जो है हमारा वो डेटा टाइप नहीं होता है, वो एक क्वालिफायर है जो कि आप इंटीजर डेटा टाइप के साथ यूज करते हैं। ये हमने आपको नीचे ऑप्शन दिखाया है। इसका मतलब क्या होता है गाइज? ये आपका मेमोरी बचाने के लिए यूज होता है। अगर आपको पता है आपका इंटीजर जो है वो 4 बाइट मेमोरी ले रहा है, लेकिन आपको पता है कि आप ज्यादा बड़ा नंबर यूज नहीं करने वाले हैं, अगर आप उसके आगे शॉर्ट लिख देंगे, तो अब ये जो पी और क्यू नाम के जो वेरिएबल हैं, ये मेमोरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट्स यूज करेंगे। 2 बाइट पी यूज करेगा, 2 बाइट क्यू यूज करेगा। अगर आपने शॉर्ट नहीं लिखा होता आगे, तो दोनों 4-4 बाइट यूज कर रहे होते। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपके लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एरे ए आर आर, एन एरे विद 10 एलिमेंट्स। सो गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास एक ए आर आर नाम का एरे है जो 10 एलिमेंट स्टोर कर रहा है। आपको ये बताना है कि मुझे पहले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस चाहिए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको पहले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा? गाइस इसके लिए मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेडली सिर्फ एरेज और पॉइंटर्स का एक सेशन अलग से लेके आया था।
तो आपको ये आंसर तो बिल्कुल 100% सही पता होना चाहिए। मैंने साफ-साफ आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखाया था इसका। यस गाइज़, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ये देखिए गाइज़, एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अटैच किया है, जो कि हमारे हमने थ्योरेटिकल सेशन ऑफ एरेज़ एंड पॉइंटर एंड उसका हमने प्रैक्टिकल भी सेम सेशन के अंदर कवर किया था। मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि मेरा एआरआर नाम का एक एरे है जिसके अंदर 1, 5, 4, 3, 2 4 मैंने 5 मैंने एलिमेंट स्टोर करके रखे हैं। तो जो मेरा एआरआर जो होगा वो एक्चुअली सी में एक, आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंटर बना करके उसने उसको स्टोर कर देता है। अगर मैं एआरआर एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखूँगा तो वो आपको पहला एलिमेंट दे देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एआरआर को कॉल करेंगे तो वो आपको पहले एलिमेंट की मेमोरी दे देगा। ये गाइस मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है कि एआरआर, और नीचे देखिए मैंने पी डाला था। हमने एक पी का एक अलग से पॉइंटर डिक्लेयर किया था पी नाम का, एंड उस पॉइंटर के अंदर हमने एआरआर की वैल्यू स्टोर की थी, एंड देन हमने पी में वैल्यू अपडेट करके देखा था कि एरे के अंदर चेंज हुआ है क्या। तो गाइज इसका आंसर होगा ए आर आर, ना कि ए आर आर जीरो, और ना ही M% ARR, क्योंकि M% ARR तो क्या करेगा, ए आर आर जो वेरिएबल है, जो भी वो पॉइंटर है, उसका खुद का एड्रेस दे देगा आपको। ओके, तो आपको पहले एलिमेंट का एड्रेस चाहिए तो वो आपका एरे का नाम ही आपको देता है हमेशा, क्योंकि वो पॉइंटर होता है सी में। आगे बढ़ते हैं गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप कंस्ट्रक्ट दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वंस। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको दिखाया था कि जो लूप्स का कंसेप्ट होता है सी में, उसमें ये सब जो होते हैं वो आपके लूप्स, जो स्विच है उसको छोड़ के बाकी सब आपके लूप्स में आते हैं। तो गाइस ऑप्शन सी तो आपका इसका बिल्कुल भी सही आंसर नहीं होगा। ए, बी और डी में से आपको पहचानना है कि ऐसा कौन सा लूप है जो कि आपका बिना कंडीशन को चेक किए कम से कम एक बार तो चलता ही चलता है। हमने आपको इसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आई होप इसका आंसर आप सही गेस कर चुके हैं, जो कि होगा ऑप्शन डी। ये कैसे होता है गाइस, ये देखिए इसका सिंटैक्स हमारे थ्योरेटिकल सेशन में जो हमने एक्सप्लेन किया था वहां से मैंने उठाया है कि डू के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो एक बार चलेगी, देन आपका कंडीशन चेक होता है एक बार चलने के बाद। इसलिए डू वाइल हमेशा एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, व्हाई इज ए मैक्रो यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए फंक्शन। सो गाइस आपको बताना है कि आपका जो मैक्रो है वो फंक्शन क्यों, आप फंक्शन लिखने की बजाय आप मैक्रो की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि हमने आपको मैक्रोज के प्रोग्राम में दिखाया था कि आप कांस्टेंट मैक्रोज भी डिक्लेयर करते हैं एंड देन आप फंक्शन मैक्रोज भी बनाते हैं। फंक्शन मैक्रोज के अंदर हमने आपको दिखाया था कि आप अगर आप दो एट्रीब्यूट उसे पास कर रहे हैं, अब उन दोनों का प्रोडक्ट आप रिटर्न कर सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन भी हमने दिखाया था, जो कि शायद आपके एक प्रीवियस ईयर जेईई के एग्जाम में पूछा भी गया था। सो गाइज इसका सिंपल सा आंसर है टू रिड्यूस द कोड साइज, क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि जो फंक्शनल मैक्रो होते हैं, जैसा कि हमने आपको नीचे दिखाया है, डिफाइन प्रोडक्ट ए बी, ए इंटू बी, जैसे ही आपका प्रोडक्ट कॉल होगा तो क्या होगा, उसके अंदर आपने दो वैल्यू पास की होंगी, तो आपको इन दोनों का वो मल्टीप्लीकेशन करके रिजल्ट रिटर्न कर देगा। यही चीज अगर आपको फंक्शन में लिखनी होती देन आप एक फंक्शन बनाते, उसके अंदर आप एक लाइन ऐड करते कि इंट सी इक्वल्स टू ए इंटू बी, देन आप वहां से रिटर्न सी कर रहे होते, या फिर वहां से आप रिटर्न ए इंटू बी कर रहे होते। लेकिन हमने देखिए यहाँ पे एटलीस्ट एक से दो लाइन का कोड हमने ऑलरेडी बचा लिया है मैक्रो डिफाइन करके। तो बाकी कोई साइज, बाकी क्या होगा कि कोड साइज ये कभी बढ़ाता नहीं है, सिर्फ डिक्रीज करता है। एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो सी का कंपाइलर होगा, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो एग्जीक्यूशन के लिए उतना ही टाइम लेगा, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई ही तो करना है। वो दोनों केस में सेम टाइम लेगा, लेकिन सिर्फ कोड का साइज आपका बचा लेता है मैक्रो। A variable that hold the memory address of another variable is called। So guys ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, अभी तक हमने 10 बार इसको डिस्कस भी कर लिया है। जो आपके दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है वो आपका पॉइंटर होता है सी में। अगला क्वेश्चन देखें, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ। सो गाइस आपको बताना है एरे क्या होता है, मतलब आपको उसकी डेफिनेशन पता है तो आप इसका आंसर सही बता सकते हैं। एरे जो होता है वो कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट का। अगर मैंने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है तो उसमें सब एलिमेंट्स मेरे इंटीजर ही होंगे, उसमें मैं कैरेक्टर या फिर फ्लोट वगैरह स्टोर नहीं करवा सकता हूँ। ओके गाइज ये तो सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स इन सी डिफाइंस द एफ स्कैन एफ। सो गाइज आपने प्रैक्टिकल सेशंस में स्कैन एफ तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एफ स्कैन एफ कौन सी हेडर फाइल के अंदर आता है। सो गाइज ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर तो नहीं आता है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। तो आपका ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा।
तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो अगर आपको fscanf फंक्शन का यूज करना है देन आपको स्टैंडर्ड lib.h फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा आपके प्रोग्राम के अंदर। गाइस घबराने वाली कोई बात नहीं है। fscanf जो होता है वो scanf का एडवांस्ड वर्जन होता है। कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं किसी न किसी तरीके की। अगर आप scanf से कुछ डेटा रीड कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपको यूजर से वहाँ पे उसको कंसोल में इनपुट करवाना पड़ता है, देन यूजर एंटर करता है, तब आपका प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट करता है। अगर आपको फाइल से डेटा रीड करना है गाइस तो आप fscanf का यूज करते हैं। घबराने वाली बात नहीं है। हमने हमारे आने वाले जो हमारे ट्यूटोरियल्स हैं हमारी सी की सीरीज में, हम वहाँ पे इन सब से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल सेशंस करके दिखाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गेट इट क्लियर एज पर द सी सिस्टम। सो गाइस गेट इट क्लियर नाम की अगर मैंने स्ट्रिंग बनाई है सी के अंदर, इसका लेंथ क्या होगा गाइस? आई होप इसका आंसर सब लोग सही गेस करेंगे। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो गाइज़ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा 11, क्योंकि मेरे 11 कैरेक्टर दिख रहे हैं मुझे स्ट्रिंग के अंदर, इंक्लूडिंग मेरा एक्सक्लेमेटरी साइन। देखिए गाइज़ GET जो है वो मेरे 1 2 3 हो गए, IT जो है मेरा वो 4 5 हो गया, CLEAR मेरा अगले 5 हो गए एंड 11वां जो है मेरा वो मेरा एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया गाइज़। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं मैंने यहाँ पे नंबरिंग डाल दी है। तो हमारे टोटल 11 कैरेक्टर हैं, जो कि इसके बाद अगर नल कैरेक्टर अगर स्टोर हुआ भी होता है तो वो सिर्फ कंपाइलर के लिए यूज होता है, कंपाइलर को पता करने के लिए कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई है। तो हमारे जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होंगे जो उस स्ट्रिंग के अंदर होंगे। अगर बीच में स्पेस होता देन वो भी एक कैरेक्टर काउंट होता है गाइस, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर गेट इट क्लियर के बीच में दो स्पेस होते, गेट के बाद एक स्पेस, इट के बाद एक स्पेस, तो आपके टोटल इसकी लेंथ 13 हो जाती है उस केस में। आगे बढ़ते हैं गाइस। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ईच सी प्रोग्राम। सो गाइस आपको हमने दिखाया हुआ है सी का प्रोग्राम कई बार प्रैक्टिकल सेशन में। सबसे मेन रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या होती है अगर मुझे सी का प्रोग्राम चलाना है? सो गाइस इसका आंसर होता है एटलीस्ट एक फंक्शन होना चाहिए जो कि आपका मेन फंक्शन होता है। अगर मेन के अलावा कोई और फंक्शन होगा तब भी आपका सी का प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर है वो मेन मेथड को ही एग्जीक्यूट करता है। मेन मेथड के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फंक्शंस इन सी। ये हमारा अगला क्वेश्चन कहता है गाइज आपको बताना है कि फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं सी में तो नीचे वाले इन ऑप्शंस में से क्या गलत होगा। अ फंक्शन कैन आइदर रिटर्न नथिंग और अ सिंगल वैल्यू ओनली। सो गाइस ये तो बिल्कुल ट्रू है। हमारा जो फंक्शन है वो या तो कुछ रिटर्न कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, तो ये तो फंक्शंस के रिगार्ड में सही स्टेटमेंट हो गई। अ फंक्शन कैन एक्सेप्ट जीरो और मोर एट्रीब्यूट, ये भी बिल्कुल सही बात है। हमने देखा हुआ है कि हम फंक्शन को कुछ पैरामीटर पास करते भी हैं और कभी कभी हम नहीं भी करते हैं। सी सपोर्ट्स रिकर्सिव फंक्शन। गाइस रिकर्सिव फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, रिकर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ना सिर्फ सी में बट जावा की बात करें वहाँ पे भी रिकर्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो रिकर्सिव फंक्शंस भी सपोर्ट करता है गाइस सी। हम आपको आने वाले सीरीज हमारे ट्यूटोरियल में हम आपको रिकर्सिव फंक्शंस का भी एक डेडिकेटेडली एक ट्यूटोरियल लेके आने वाले हैं, क्योंकि गाइस इसका बहुत ही मतलब ज़्यादा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट होता है। हम आपको इसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करके दिखाएंगे कि आप रिकर्शन कैसे यूज कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन। तो गाइज ऑप्शन डी की तरफ बढ़े हैं तो अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। सो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिख सकते हैं क्या, जो कि गलत है गाइज। फंक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे तभी तो वो हमारे कोड को मॉड्यूलराइज करते हैं। हम अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में तोड़ते हैं, फंक्शन के अंदर हम फंक्शन नहीं लिख सकते गाइज। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एक्सप्रेशन इन स्विच स्टेटमेंट। सो गाइज इनमें आपको हमने स्विच स्टेटमेंट का ट्यूटोरियल दिखाया था, वहां पे आपको पहचानना है कि इनमें से जब हम स्विच को एक्सप्रेशन जो देते हैं वो कौन से टाइप का डेटा हम दे सकते हैं एंड कौन सा नहीं। तो आपको यहाँ पे से जो हम नहीं दे सकते हैं वो पहचानना है गाइज। आई होप इसका आंसर आप लोगों ने सही मार्क कर लिया होगा, जो कि होगा हमारा फ्लोट। क्यों होगा गाइस फ्लोट? क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये जो आप एक्सप्रेशन में देते हैं वो हमारा केस के जो साथ आपने वैल्यू दी होती है उसके साथ मैच होता है। तो इसको थोड़ा सिंपल रखने के लिए उन्होंने यहाँ पे फ्लोट का सपोर्ट नहीं डाला हुआ है। आप वहाँ पे इंट कैर और कोई भी इनम यूज कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें गाइस, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, द टू ऑपरेटर्स एंड और आर नोन एज। सो गाइस एम परसेंट जो होता है ये आपका एंड होता है। पाइपलाइन ऑपरेटर जो होते हैं, दो पाइप लगी होती है, ये आपका और ऑपरेटर होता है। आपको पहचानना है ये किस टाइप की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर।
सो गाइस ये बिलोंग करते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर को। अगर आपको कंफ्यूजन है देन आप हमारा ट्यूटोरियल देख सकते हैं हमारे सी की सीरीज के अंदर जाके, हमने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है गाइस वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट आफ्टर द डेसिमल इन फ्लोट इज। गाइस फ्लोट डेटा टाइप का जब आप वेरिएबल बनाते हैं, हमने आपको बताया है कि वो आगे कितनी डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करता है, एंड अगर उससे ज़्यादा आपको करनी होती है देन हमने हमने आपको बताया था कि आपको कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है। तो यस, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है फ्लोट जो है वो 6 डिजिट तक की डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करता है। अगर आपको इससे ज़्यादा भी एक्यूरेसी के लिए इससे ज़्यादा डिजिट स्टोर करनी है देन आपको डबल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपकी 15 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करता है गाइस, ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ द इनम। सो गाइस इनम जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, आपको जब कांस्टेंट्स डिक्लेयर करने होते हैं देन आप इनम का यूज कर सकते हैं। तो क्या आप इनमें से पहचान सकते हैं कि कौन सा वैलिड फॉर्मेट होगा। सो गाइस ऑप्शन डी तो साफ साफ नहीं होगा, क्योंकि इनम को आप जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो बीच में आपको स्पेस देना पड़ेगा, तभी आपका फ्लैग नाम का इनम डिक्लेयर होगा। एंड यस गाइस, जब आपको हमने ये भी बताया हुआ है कि जब आप वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज अगर सी के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं किसी एरे के अंदर भी, उसके डिक्लेरेशन के टाइम पे ही जब आप उसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, क्योंकि कभी भी हम स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट या कभी भी हम जो अपनी नॉर्मल ब्रैकेट होती हैं, उनको एरे जैसी वैल्यूज़ को डालने के लिए कभी भी स्टोर नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनम को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, सी प्रोग्रामिंग अलाउज अस टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन थ्रू द फंक्शंस डिफाइंड इन डैश हेडर फाइल। इनमें से कौन सी हेडर फाइल है जो आपको सी में मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का फंक्शंस प्रोवाइड करवाती हैं गाइस। तो ये तो शायद आप नाम से ही सही गेस कर पाएंगे, जो कि है मैथ डॉट एच। गाइस मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं मैथ डॉट एच के फंक्शंस के ऊपर आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार प्रैक्टिकल सेशन लेके आऊंगा। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ बने रहें, एंड वो सेशन आप ज़रूर देखें जिसमें हम मैथ के जो पहले से ही सी लाइब्रेरी के अंदर प्रोवाइडेड फंक्शंस हैं, वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एंड उनको यूज़ करना कितना मज़ेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, तो एरे इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। सो गाइस जब आप एरे डिक्लेयर करेंगे तो क्या आपकी मेमोरी जो है वो कंपाइल टाइम पे ही एलोकेट हो जाएगी या रन टाइम पे एलोकेट होगी, या दोनों से ही है या दोनों ही गलत हैं। सो गाइस जब आप एरे बनाते हैं, ध्यान देने वाली बात ये है कि बनाते टाइम ही आप जब पता है कि कोड में ही आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो आपका ये कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है एरे को। ओके, रन टाइम पे आप उसमें सिर्फ वैल्यूज ऐड और वहां से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एरे की जो मेमोरी एलोकेशन होगी वो कंपाइल टाइम पे ही हो चुकी होगी। Question number 35, guys. Which of the following function sets first n characters of a string to a given character? So guys यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, आपके पास एक string है, suppose आपको उसके पहले के जो 5 कैरेक्टर है उनको आपको सबको रिप्लेस कर देना है, मान लो a से। तो आप इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन जो आप यूज कर सकते हैं। सो गाइज इसका आंसर है strn सेट। इसका जो सिंटेक्स होता है गाइज वो ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, ये 3 पैरामीटर लेता है, मैंने तीनों को अलग अलग कलर दिया हुआ है। पहला वो आपसे लेगा स्ट्रिंग, जो आपकी स्ट्रिंग है आपको उसका एड्रेस इसको पास करना है कैरेक्टर पॉइंटर में। देन दूसरा आपको देना है इंट कैर, मतलब आपको कितने कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं उस स्ट्रिंग के अंदर। देन आपको सॉरी आपको कौन से कैरेक्टर से उसको रिप्लेस करवाना है वो आपने सेकंड पॉइंट देना, सेकंड पैरामीटर देना है, एंड कितने कैरेक्टर आपने रिप्लेस कराने हैं वो आपका थर्ड पैरामीटर होगा। तो ये क्या करेगा, सेट्स द फर्स्ट एन कैरेक्टर्स ऑफ द एस टू सी एच। आपने जितने कैरेक्टर यहाँ पे एन में लिखे होंगे उतने कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर को वो रिप्लेस करके सी एच की वैल्यू वहां पे डाल देगा। अगर आपने 10 लिखा होगा तो स्टार्टिंग से वो 10 कैरेक्टर के अंदर जाके जो भी आपने यहाँ पे कैरेक्टर दिया होगा, स्मॉल ए बी सी डी, कैपिटल ए बी सी डी, वो सबको रिप्लेस करके वही सेम कैरेक्टर से रिप्लेस मार देगा उतने नंबर ऑफ टाइम जितना आपने एन यहाँ से भेजा होगा। सो गाइज यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमारा एक छोटा सा ब्रेक हो गया है। यहाँ पे हम अभी अपने आउटपुट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे गाइज। सो गाइज मेरी यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है देन आप हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए, हमें अपने फीडबैक हमें भेजिए गाइज। हमारे जो जीमेल का हमारा कस्टमर ईमेल आईडी है वहाँ पे आप हमें अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में भी
आप कर सकते हैं गाइस। देन हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक के पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए। अगर बाई चांस आप यूट्यूब नहीं चला पा रहे हैं कुछ टाइम तक, हम आपको भी वहाँ पे अपडेट्स देते रहते हैं गाइस। एंड गाइस हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाने के में हमारी हेल्प करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो एंड आपके दोस्त, आपके भाई-बहन सबकी हेल्प हो जाए गाइस। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला आउटपुट पहचानने का क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट गाइस? आइए हम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपसे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर पूछ लिया है गाइस। तो आप बता सकते हैं कि अगर मैं ये लाइन लिख दूंगा और मैं ए प्लस प्लस की वैल्यू को प्रिंट करने का ट्राई करूंगा, तो वहां पे क्या प्रिंट होगा? ए का करंट वैल्यू प्रिंट होगा, या फिर ए में +1 होने के बाद वो प्रिंट होगा, या कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट होगी? तो गाइज रैंडम वैल्यू से घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कोड की एक लाइन आपको डाली है। आप सपोज कीजिए ए जो है वो मेरा 10 से मैंने इनिशियलाइज करके रखा हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन आप इग्नोर कर सकते हैं। सम एरर विल बी डिस्प्लेड। सो गाइस, अगर मेरा ए जो है वो 10 से इनिशियलाइज मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पे जो होगा वो मेरा करंट वैल्यू प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो करंट लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद आपका ए का वैल्यू बढ़ाएगा। मतलब पहले ए की वैल्यू को वो यूज कर लेगा, फिर उसको बढ़ाएगा। अगर आपने यहाँ पे प्लस प्लस ए लिखा होता तो पहले वो उसकी वैल्यू को बढ़ाता, फिर उसको यूज करता। सो गाइज, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया हुआ है प्री और पोस्ट में इतना ही फंडा है। प्री में आपकी क्या होगी, पहले वैल्यू बढ़ेगी अगर वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, अगर डिक्रीमेंट है तो वो घटेगी, फिर आपका वेरिएबल यूज होगा। लेकिन अगर आपने वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखा हुआ है, तो पहले आपका वेरिएबल का वैल्यू यूज हो जाएगा, बाद में वो वैल्यू आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ओके गाइस, तो इसका आंसर है पहले करंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बाद में भले वो बढ़ते रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें गाइस। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द नम वेरिएबल आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? सो गाइस, हमने क्या किया है, नम में 58 स्टोर किया है, एंड देन हमने नम के ऊपर एक यहाँ पे ऑपरेटर लगाया है गाइस। आपको पता है परसेंटेज ऑपरेटर हम यूज करके क्या निकालते हैं? सो गाइस, अब सोच सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे हम जब भी हम परसेंटेज ऑपरेटर का यूज करते हैं, देन हम क्या करते हैं गाइस, रिमाइंडर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, आपको पता है ये जो नोटेशन हमने यहाँ पे यूज की है, अगर मैं नम परसेंटेज इक्वल्स टू 11 लिखता हूँ, देन मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेगा गाइस, आपका ये क्या करेगा, नम इक्वल्स टू नम परसेंटेज 11 जो होगा उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस अब आपको देखना ये है कि 58 परसेंटेज 11 अगर मैं सी को दूंगा तो मुझे क्या रिटर्न देगा? हमारा जो रिमाइंडर होगा गाइस वो होगा 3। क्यों होगा गाइस, ये देखिए, 58 डिवाइडेड बाई अगर मैं 11 करूंगा, तो क्या होगा गाइज, 11 जो है, 11 5 जा मेरा 55 होता है। ठीक है गाइज, तो ये 11 5 मुझे अगर मैं 58 को डिवाइड करूंगा 11 से, तो मुझे 5 आंसर आएगा, क्योंकि मेरे को जो 55 है वो मेरा परफेक्टली डिवाइड होता है। लेकिन अगर मैं 58 को 11 का 11 के साथ अगर मैं रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करूंगा, तो मुझे ये सी का कंपाइलर जो होगा वो 3 रिजल्ट देगा। आपको वो क्वोशंट नहीं देगा, क्योंकि आपको हमने यहाँ पे बोला है मुझे रिमाइंडर दो। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आपको क्या करना है, नम और जो आपका 11 है, इनको 58 को आपको 11 से डिवाइड करना है। 5 जा आपका 55 होता है, 55 और 58 को अगर आप माइनस करें तो ना आपको 3 आंसर मिलेगा, जो कि आपका रिमाइंडर होता है। परसेंटेज ऑपरेटर आपको हमेशा रिमाइंडर देता है गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्स वेरिएबल आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? सो गाइस, फिर से आपको पहचानना है, अगर मैंने फ्लोट x इक्वल्स टू a ले लिया है, एंड देन मैंने यूजिंग फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर x को प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी? सो गाइज, आई होप इसका आंसर आप सही पहचान लेंगे। ये गाइज कंपाइल एरर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है सी का कंपाइलर जो है वो स्मार्ट है। अगर आप कोई कैरेक्टर देते हैं, इंटीजर या फ्लोट टाइप के वेरिएबल को अगर आप कैरेक्टर से इनिशियलाइज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था उसका जो आस्की वैल्यू होगा वो यूज होता है गाइज। एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो हमारा स्मॉल ए है वो 97 होता है, एंड जैसे कि हम फ्लोट यूज कर रहे हैं उसके आगे आपको 6 डिजिट तक डेसिमल डिजिट्स भी प्रिंट होंगी बाय डिफॉल्ट। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा। अगर हमने यहाँ पे इंट x इक्वल्स टू a लिखा होता, तो आपका ऑप्शन बी सही होता गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द नम वेरिएबल आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? सो गाइज, हमने यहाँ पे क्या किया है, इंट j इक्वल्स टू 1 लिया है, नम इक्वल्स टू हमने 1 लिया है।
व्हाइल प्लस प्लस जे हमने किया है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑन जे इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, देन हम नम की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। सो गाइस आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि ये लूप आपका कितने टाइम चलेगा एंड उतनी बार आपका नम जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि आपको दिख रहा है नम प्लस प्लस जब हमने किया है तो उस लाइन जैसे ही ये वो इटरेशन खत्म होगा व्हाइल का, तो नम में इंक्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। सो गाइज यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान इतना देना है कि ये लूप कितने टाइम चलेगा। ये लूप गाइज आप देखेंगे j इक्वल्स टू 1 हमने डिक्लेयर किया था, लेकिन जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमने क्या किया है, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। तो जो फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा गाइज, ये j इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, क्योंकि प्लस प्लस ऑलरेडी हो चुका होगा j के ऊपर, तो 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। यस ट्रू है, तो आगे आके वो क्या करेगा, नम प्लस प्लस मतलब नम में 2 डाल देगा, तो j इक्वल्स टू 2 के लिए नम 2 हो गया। अब हमें सिर्फ इतना पहचानना है, 3 के लिए अगर हम डालेंगे तो नम 3 हो जाएगा। अब j कितने टाइम चलने वाला है, तो गाइस j 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 5 6 7 8 9 10 एंड लेस देन और इक्वल्स टू है तो ये 10 के लिए भी चलेगा। तो जब ये j 10 के लिए चल चुका होगा तो नम भी, मतलब जब j 10 होगा तो नम भी 10 होगा। तो गाइस जब ये मेरा व्हाइल लूप खत्म हो चुका होगा तो मेरा एन में भी मतलब जो नंबर है, नम नाम का वेरिएबल है उसके अंदर भी मेरा 10 वैल्यू हो चुका होगा। ये कैसे होगा, ये देखिए मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट टाइम मेरा लूप चलेगा j इक्वल्स टू 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है, तो j1 तो ऑलरेडी था ही, तो पहला इटरेशन चलेगा j2 के लिए, तो मेरे नम को वो 2 कर देगा। जब j3 के लिए चलेगा तो नम 3 हो चुका होगा। जब j10 के लिए चलेगा तो नम भी अंदर आके 10 हो जाएगा। जब j11 के लिए चलेगा तो व्हाइल लूप मेरा फॉल्स हो जाएगा एंड मेरा व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा, तो नम के अंदर भी गाइस 10 वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट। सो गाइस यहाँ पे आपको पहचानना है, फॉर j इक्वल्स टू 1 j लेस देन और इक्वल्स टू 10 j इक्वल्स टू j माइनस 1। सो गाइस ये लूप कितने टाइम चलेगा, ये तो बहुत ही सिंपल सा है गाइस, सामने दिख रहा है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ये आपका इनफाइनाइट टाइम चलेगा गाइस। क्यों चलेगा, देखिए आप क्या कर रहे हैं, j को j से एक एक वैल्यू माइनस करते जा रहे हैं एंड आपकी कंडीशन क्या बोल रही है कि j जो है वो अगर 10 से छोटा है या उससे इक्वल है तो आपको चलते जाना है। तो j आपका 10 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आपने j 1 से शुरू किया है एंड आप उसमें एक-एक वैल्यू घटाते ही जा रहे हैं। तो 1 के बाद 0, -1, -2, ये सिर्फ आपका पीछे साइड चलेगा और आपकी कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू हो जाएगी। इस j इक्वल्स टू j-1 को आप ऐसे भी लिख सकते थे, j माइनस माइनस। अगर j इक्वल्स टू j प्लस 1 हमने लिखा होता, देन हमारा ये लूप जो था वो 10 टाइम चलता, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। सो गाइस यहाँ पे एक मेन मेथड दिया है जिसके अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3। ओके गाइस, यहाँ पे आपका बहुत ही सही ऑपरेटर कॉमा ऑपरेटर यूज किया गया है, तो क्या आप इसका आंसर पहचान सकते हैं। गाइज इसका आंसर होगा 8। मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसका आंसर 8 होगा, क्योंकि आप एक्सप्रेशन देखिए, हमने वहाँ पे इंटीजर प्रिंट करने का ट्राई किया है। हम प्रिंट क्या करने वाले हैं, a के अंदर हम प्लस करना चाह रहे हैं a की वैल्यू के साथ ये जो आगे की वैल्यूज हैं इनको। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम ऐसे करना शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या होगा, आपका ये जो एक्सप्रेशन है a+=a+=3 5 a, तो गाइस कॉमा ऑपरेटर आपका बाद में चलेगा, उसके पहले क्या चलेगा, अंदर ये जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन है प्लस वाला, और ये जो आपके यूनरी ऑपरेटर के अंदर आ जाते हैं, ये आपके पहले रिजॉल्व होंगे। तो आपका क्या होगा, a+=3, a की वैल्यू 1 थी, तो a+a+3 मतलब 4 हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, अंदर 4 5 a। अब गाइज हमारे पास क्या है, a की वैल्यू जो है वो 4 हो चुकी है। अब गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, हमारा अगला जो इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है a प्लस इक्वल्स टू, एंड ब्रैकेट के अंदर हमने कॉमा ऑपरेटर यूज किया। तो कॉमा ऑपरेटर एक बहुत ही सिंपल सा ऑपरेटर होता है गाइस। सी में ये क्या करेगा, जितनी वैल्यूज आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हैं उनमें से जो सबसे राइट मोस्ट वैल्यू होगी वो उसको रिटर्न कर देगा। वो 4 5 को छोड़ के जो सबसे राइट मोस्ट हमारा क्या है गाइस, ए है, तो वो क्या करेगा, ए प्लस इक्वल्स टू ए लिख देगा, मतलब 4 5 इग्नोर हो जाएंगे। कॉमा ऑपरेटर आपका क्या करता है, जो सबसे लास्ट कॉमा के बाद वैल्यू होगी उसको उठा करके रिटर्न करेगा। तो 4 और 5 आपका इग्नोर हो जाएगा, आपका बन जाएगा a प्लस इक्वल्स टू ए
जो कि हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू a प्लस ए। आपको पता है कि पहली a प्लस इक्वल्स टू 3 के बाद हमारा a जो था वो ऑलरेडी 4 हो चुका है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 4 आपका 8 आंसर आएगा। गाइज ओके, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहले हमारा a प्लस इक्वल्स टू 3 रिजॉल्व होगा, देन हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कंपाइलर में। देन ये जो हमारा कॉमा ऑपरेटर है 4 5 और a के ऊपर, ये अपना काम करेगा एंड ये 4 और 5 को इग्नोर करेगा एंड यहाँ से आपको जो लास्ट वैल्यू होती है कॉमा के बाद उसको रिटर्न कर देगा एंड वो लिखेगा यहाँ पे, बाकी दोनों को इग्नोर कर देगा। तो a प्लस इक्वल्स टू a हमारा नया इक्वेशन बन गया, जिसका आपको मीनिंग पता ही है। a में स्टोर कर दो a और a की वैल्यू को, a प्लस a की वैल्यू को, जो कि हमारी हो गई 4 प्लस 4 एंड वो होगा 8। अगला क्वेश्चन गाइज, यहाँ पे आपका इफ का नॉलेज चेक किया जा रहा है और पॉइंटर का। सो गाइज हमने दो पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं, जो कि एक पॉइंट कर रहा है नल को, एक पॉइंट कर रहा है जीरो के एड्रेस को। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे नल और जीरो लिखा है गाइज, हमने यहाँ पे m परसेंट नल या m परसेंट जीरो नहीं लिखा है, ना हमने m परसेंट कोई वेरिएबल लिखा है। तो आपको पहचानना है कि हमारे जो नीचे कोड है, इफ a प्रिंट a एल्स प्रिंट a नल, इफ b प्रिंट b एल्स प्रिंट b नल। तो गाइज यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। सो गाइस ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका नल और जीरो जो होते हैं वो कभी भी इफ को ट्रू नहीं करते हैं। अगर आपके इफ को जीरो या नल मिलता है देन आपका इफ जो है वो हमेशा फॉल्स होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए नल बी नल। आप इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे देन आपको इसको और अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी गाइज। फिर आप जीरो की जगह वन करके देखिए, नल की जगह आप कुछ और डाल के देखिए, क्या आपका ये प्रोग्राम चेंज होता है तो आपको इसका और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा गाइज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो गाइज यहाँ पे हमने क्या किया है, इंट k इक्वल्स टू 5 लिया है, k का हमने एक पॉइंटर ले लिया है p जिसमें k का एड्रेस स्टोर किया है। देन हमने यहाँ पे गाइज ये क्या किया है, डबल एस्टेरिक m लेकर के उसमें p का एड्रेस स्टोर कर दिया है। सो गाइज क्या ये कोड कंपाइल होगा आपको लगता है। सो गाइस बिल्कुल ये कोड कंपाइल होगा। ये जो आपको यहाँ पे कंसेप्ट दिख रहा है डबल एस्टेरिक का, जिसमें हमने क्या किया है, एम के अंदर एड्रेस ऑफ पी डाला हुआ है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि मेरा जो एम है वो मेरा पॉइंटर है पी पॉइंटर का, मतलब ये पॉइंटर ऑफ पॉइंटर का कंसेप्ट है गाइस। ओके, तो के का जो पॉइंटर है वो है पी एंड पी का जो पॉइंटर है वो है एम, तो एम जो है वो पॉइंटर ऑफ पॉइंटर कहलाता है आपका। तो ये बिल्कुल सही है। तो आई होप अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप पॉइंटर इस एम पॉइंटर के अंदर 6 डाल देंगे तो क्या होगा, तो गाइस सिंपल सी बात है कि वो जो के होगा, ऑब्वियस सी बात है कि पी जो है उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है एंड पी का जो एड्रेस है वो एम पॉइंट कर रहा है। तो एम में अगर आप वैल्यू को यूजिंग एस्टेरिक डालेंगे देन वो क्या करेगा गाइस, आपका जा करके के को अपडेट मार देगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 6 ना कि 5। एंड ये कंपाइलर भी एरर नहीं मारेगा क्योंकि ये वैलिड सिंटेक्स है, इसको आप ध्यान रखें। दिस इज पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या कहता है गाइज, व्हाट इज द आउटपुट। फिर से आपको यहाँ पे एक आउटपुट पहचानना है, इंट a इक्वल्स टू जीरो, आई इक्वल्स टू जीरो एंड b हमने इनिशियलाइज नहीं किया है गाइज। आगे हम देखें, फॉर लूप हमने खोल दिया है, आई को हम जीरो से चला रहे हैं लेस देन 5 तक, आई को हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं एंड हमने यहाँ पे यूज किया है कंटिन्यू एंड देन हम a प्लस प्लस करते हैं। तो गाइज फॉर लूप तो हमारा 5 बार चलेगा, हमने आपको बताया था कि कंटिन्यू जो होता है वो क्या करता है, क्या आप याद कर सकते हैं एंड इसका आंसर गेस कर सकते हैं क्या होगा। गेस नहीं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा। गाइज इसका आंसर होगा जीरो। जीरो क्यों होगा गाइज, हमने आपको बताया था कि जैसे ही फॉर लूप के अंदर आपको या कोई भी लूप के अंदर आपको कंटिन्यू मिल जाता है, वो उस लूप के आगे की बॉडी को इग्नोर मार के उस इटरेशन को कैंसिल कर देता है एंड आपके लूप को बोलता है कि भाई अगला लूप चलाओ। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है गाइज, 5 के 5 बार जब ये लूप चलेगा हमारा 0 1 2 3 4 तक आई की, तो ये क्या करेगा, हर बार अंदर आएगा एंड इसको हम बोल देते हैं पहली लाइन पे कि भाई इग्नोर करो आगे बढ़ जाओ, इग्नोर करो आगे बढ़ जाओ। तो 5 के 5 बार वो लूप चलेगा लेकिन ए को प्लस प्लस करेगा ही नहीं। तो ए की जो इनिशियल वैल्यू है जीरो वो स्टोर हो जाएगी। अगर आपने ये कंटिन्यू जो है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखें, अगर ए के बाद लिखा होता तो आपका आंसर क्या होता गाइज, उस केस में आपका आंसर होता 5 बार ये लूप चलता, आपका आंसर बन जाता गाइस a इक्वल्स टू 5। एंड अगर हम बाद में कंटिन्यू लिख रहे होते, अगर लास्ट लाइन में आप कंटिन्यू लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वो आपका नॉर्मल लूप जैसे काम करेगा कि फॉर के अंदर आप a को इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि आप तो लास्ट लाइन में कंटिन्यू मार रहे हो। पहली लाइन में मारने से आपने देख लिया कि कितना बड़ा इंपैक्ट आता है, वो फॉर लूप के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो चलता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइज, व्हाट इज द आउटपुट।
गाइज़ आप बोलेंगे कि कहीं सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गया, तो गाइज़ नहीं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमने कंटिन्यू की जगह ब्रेक का यूज़ किया है एंड ब्रेक हमने यूज़ की हुई है, वो भी एक कंडीशन के अंदर गाइज़। तो आप पहचान सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इस बार ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने आई को जो है लेस देन 15 तक चलाया है, मतलब इस लूप के 15 इटरेशन चलेंगे। तो गाइज़ क्या आप ब्रेक का यूज़ पहचान सकते हैं? हमने आपके लिए एक डेडिकेटेडली सिर्फ़ कंटिन्यू और ब्रेक का ही ट्यूटोरियल लेके आए थे कि ये क्या होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गाइज़ इन दोनों से रिलेटेड, और ये बहुत कन्फ्यूज़िंग भी होते हैं। इसलिए हमने आपको इनका अलग से एक ट्यूटोरियल पब्लिश किया था, जिसमें हमने आपको इनका प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया था। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है, जब आई जो होगा वो 3 होगा तो ब्रेक वाला स्टेटमेंट हमारा चलेगा। इस केस में क्या होता है, ब्रेक जो होता है वो पूरे के पूरे फॉर लूप को ही कैंसिल करता है। फॉर लूप की उस इटरेशन को ना कैंसिल करके वो फॉर पूरे के पूरे फॉर लूप को ही कैंसिल कर देगा। मतलब जब आई जो है वो 3 होगा, उसके आगे आई इक्वल्स टू 4 कभी होगा ही नहीं मेरे फॉर लूप के अंदर, क्योंकि 3 पे ही मैंने ब्रेक मार दिया है। हमने आपको बताया था ब्रेक यूज होते ही पूरा का पूरा फॉर खत्म हो जाएगा। तो गाइज हमारा फॉर लूप यहाँ पे कितनी बार चला, पहले वो i इक्वल्स टू 0 के लिए चला, देन i इक्वल्स टू 1 के लिए चला, देन i इक्वल्स टू 2 के लिए चला, देन i इक्वल्स टू 3 के लिए चला। तो आप a के अंदर वैल्यू पहचान सकते हैं कितनी होगी? यस, ये बिल्कुल 4 होगी, क्योंकि a आपका 0 था। हमारा लूप 4 बार चलेगा, क्योंकि 0, 1, 2, 3। 3 वाले के लिए जैसे ही a की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, हम उसी टाइम पे ब्रेक भी मार देंगे, तो आपका a के अंदर जो करंट वैल्यू है, वो हो जाएगा आपका 4, क्योंकि i जो है वो 0 से चलना शुरू हुआ है गाइस। ध्यान देने वाली बात यही है, यहीं पे बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर i मेरा 1 से चलाया होता मैंने, तो मेरे a के अंदर खाली 3 स्टोर हुआ होता। क्यों? क्योंकि फिर मेरा 0 वाला जो इटरेशन था वो कम हो चुका होता। अभी लेकिन मेरा 0 के लिए भी चलेगा, 1 के लिए भी चलेगा, 2 के लिए भी चलेगा और 3 के लिए भी चलेगा। अगर i मेरा 1 से इनिशियलाइज़ होता, देन मेरा 1, 2 और 3 के लिए चलता बस। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है गाइज़, जब भी फॉर लूप आप देखें तो ध्यान दें कि i जो है वो आपका कितने से शुरू हो रहा है, एंड आपने जो बीच की कंडीशन लगाई है, क्या वो लेस देन है या फिर लेस देन और इक्वल्स टू है? या फिर वो ग्रेटर देन की है, तो क्या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की है? ये दोनों बहुत ध्यान देने वाली बात होती है गाइस, जब भी आप लूप में काम करते हैं तो। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड? सो गाइस हमने यहाँ पे क्या किया है, इंट a इक्वल्स टू 10,000, y के अंदर हमने स्टोर कर लिया है 50.12। देन हमने इंटीजर एक पॉइंटर लिया है x, जिसमें हम a का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, डबल पॉइंटर लिया है हमने जिसमें हम b का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, एंड हम उनका आपको साइज प्रिंट करके यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो गाइज आप बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रिंट होगा? क्या दोनों का साइज़ 4 प्रिंट होगा? क्या दोनों का साइज़ 8 प्रिंट होगा? तो गाइज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पॉइंटर होते हैं, पॉइंटर का एक ही साइज़ होता है। आपका डबल भले ही 8 बाइट लेता है, एंड आपका इंटीजर जो है भले ही वो 4 बाइट लेता है। लेकिन आप किसी का भी पॉइंटर बनाते हैं, पॉइंटर जो है ऑब्वियस सी बात है कि वो सिर्फ़ मेमोरी एड्रेस रख रहा है। तो किसी का भी मेमोरी एड्रेस तो गाइज़ एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो पॉइंटर चाहे किसी का भी हो, ये ध्यान देने वाली बात है, वो कांस्टेंट ही आपका मेमोरी लेगा, चाहे वो डबल का पॉइंटर हो, चाहे वो इंटीजर का पॉइंटर हो, दोनों सेम ही मेमोरी लेंगे। सो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा ईदर ऑफ ए एंड बी। ये ऐसा क्यों गाइस? मैंने आपको फिर से बताया है कि ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कितने बिट का है। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन आपका 4-4 बाइट लेता है। अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन वहाँ पे उन्होंने पॉइंटर को 8-8 बाइट दे दिया है, क्योंकि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके पास ज़्यादा मेमोरी लोकेशंस प्रेज़ेंट होती हैं गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, इसलिए हो सकता है वहाँ पे मेमोरी एड्रेस आपका बड़ा हो जाए, इसलिए आपको वहाँ पे उन्होंने पॉइंटर का साइज़ जो है वो 8 बाइट दे दिया है। अगर आपको ऑप्शन में खाली 4 मिलता है कहीं पे एंड 8 नहीं दिखता है, तो आप 4 के साथ जाएँगे। अगर आपको 8 दिखता है और कहीं 4 नहीं दिखता है ऑप्शन में, तो आप 8 के साथ जाएँगे, लेकिन अगर दोनों हैं तो आपको दोनों वाला आंसर मारना है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, i इक्वल्स टू -5। जैसे कि आपको पता है हम साइंड अनसाइंड इंटीजर दोनों ले सकते हैं, प्लस माइनस वैल्यूज। k इक्वल्स टू i परसेंटेज 4। जैसे कि हमको पता है हम i को डिवाइड करना चाह रहे हैं 4 से, एंड उसका रिमाइंडर स्टोर करेंगे k में, एंड k हमने प्रिंट करना चाहा है गाइस। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? सो गाइस बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे आपका अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग था स्कूल टाइम पे, देन इसका आंसर होगा -1। क्यों होगा गाइस? क्योंकि -5/4 आपका आपको पता है कि 5 आपको 5 जो है वो 4 से डिवाइड करना है एंड उसका रिमाइंडर देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर हमने -5/4 को हम माइनस को बाहर लिख सकते हैं, 5/4 हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। 5 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलता है 1, एंड मेरा जो बाहर माइनस साइन है वो तो एज इज रहेगा ही। तो मेरा आंसर जो है वो -1 होगा। आपको सिर्फ क्या करना है,
माइनस साइन को इग्नोर करो, 5 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लाओ एंड उसके आगे वापस उस माइनस साइन को लगा दो। अगर मैं आई परसेंटेज -4 लिख देता, देन मेरा माइनस से माइनस कैंसिल होकर के मेरा 1 आंसर हो जाता। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है आपके लिए। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? सो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने व्हाइल लूप का यूज़ किया हुआ है एंड व्हाइल 1 हमने प्रिंट किया हुआ है गेट इट क्लियर को। तो गाइस यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये कितनी बार प्रिंट होगा। क्या ये कंपाइल टाइम एरर आएगा कि व्हाइल हम 1 के साथ ऐसे चेक कर सकते हैं, या फिर ब्लैंक आउटपुट होगा व्हाइल हमारा कभी चलेगा ही नहीं, या फिर हमारा गेट इट क्लियर एक बार प्रिंट होगा, या फिर इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा? सो गाइस इसका आंसर होगा इनफाइनाइट टाइम। 1 मतलब आपका क्या होता है गाइस? ट्रू। सी जो है 1 को ट्रू समझता है एंड व्हाइल ट्रू, आपने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे दी है कि व्हाइल ट्रू, मतलब आपने हार्ड कोड कर दिया कि भाई मेरा जो व्हाइल है वो हमेशा के लिए आपने हार्ड कोड कर दिया कि ये ट्रू ही होगा। तो आपका जब ये कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो वो इनफाइनाइट टाइम आपका गेट इट क्लियर प्रिंट करता जाएगा एंड पूरे ब्रह्मांड में गेट इट क्लियर ही हो जाएगा गाइस। मैं मजाक कर रहा था। तो गाइस इनफाइनाइट टाइम आपका गेट इट क्लियर होगा। सिमिलर टाइप का आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है गाइस। आपको पता है हम फंक्शन के अंदर से फंक्शन कॉल करते हैं, हमने आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी करके दिखाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, मेन के अंदर से हमने फिर से मेन कॉल कर दिया है गाइस। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये चलेगा, कैसे चलेगा, या कंपाइल एरर मारेगा? खुद को हम कॉल कर सकते हैं क्या? यस गाइस, जैसा कि हमने पहले एक क्वेश्चन में चेक किया कि सी जो है वो रिकर्सिव फंक्शन को अलाउ करता है, तो खुद से खुद जब फंक्शन कॉल करता है तो वो रिकर्शन का कंसेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपका रिकर्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जाके खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है गाइस। इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, गेट इट क्लियर जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा एंड आपका इनफाइनाइट टाइम गेट इट क्लियर ही प्रिंट होता रहेगा। ये ऐसा क्यों होगा गाइज, ये हम आपको हमारे आने वाला जो ट्यूटोरियल है हमारा रिकर्सिव फंक्शंस का, उसमें दिखाएंगे कि आप रिकर्सिव फंक्शन को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो खुद ही खुद को कॉल करता रहेगा, तो वो तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा। लेकिन बेस्ड अपॉन सम कंडीशन हम उस रिकर्शन को खत्म कर सकते हैं। जैसे 10 बार कॉल करने के बाद हमें खत्म करना है, देन हम वो कैसे करते हैं, क्या ऐसा हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि वो हम कर सकते हैं, ये हम आपको हमारे आने वाले ट्यूटोरियल में दिखाएँगे। तो गाइज़ हमारे साथ बने रहें, हम आपका सी से रिलेटेड पूरे के पूरे लॉजिक्स क्लियर करेंगे, ताकि आपको कल को किसी भी एग्ज़ाम में अगर सी पूछी जाए, देन आप उसमें सिर्फ़ 5 मिनट लें एंड आपके पूरे 100% मार्क्स आने चाहिए सी सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखें गाइज़, आपको आउटपुट ही पहचानना है। इंट i इक्वल्स टू 2 लिया है हमने, j इक्वल्स टू 5 लिया है, इंट i इक्वल्स टू 4, आई एंड जे इक्वल्स टू 5 हमने कर दिया है गाइज, एंड देन हमने प्रिंट किया है उनको, एक बार अंदर एक बार बाहर। तो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने कोई फंक्शन तो लिखा नहीं है, हमने नॉर्मल मेन ब्लॉक के अंदर आके एक लाइन पहले लिखी इंट हमने, जिसमें दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए एंड देन हमने एक ब्लैंक ब्लॉक ओपन कर दिया गाइज। क्या ये पॉसिबल है? सो गाइज यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड इस केस में क्या होता है, जो अंदर का ब्लॉक होगा उसका अपना स्कोप होगा एंड जो बाहर का स्कोप होगा वो अलग होगा। तो गाइज अब मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि भाई ये वैलिड है, मतलब आपका ए तो गलत नहीं है। तो क्या आप इसका आंसर पहचान सकते हैं? क्योंकि अंदर आने के बाद हमने आई और जे की वैल्यू को अपडेट मारा है। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा, पहले अंदर का लाइन प्रिंट होगा, आपको पता है, जिसमें आई और जे जो है 4 और 5 है, देन बाहर आने के बाद वो आई की प्रीवियस वैल्यू प्रिंट करेगा। क्यों गाइज? क्योंकि आपने जो आई और जे 4 और 5 लिया है वो खाली अंदर के ब्लॉक तक ही रहेगा। जैसे ही वो ब्लॉक क्लोज हो गया वो वैल्यूज भी वहीं पे खत्म हो गई। आगे उस ब्लॉक के बाद क्या होगा, जो हमने फर्स्ट लाइन में वैल्यूज लिखी थी वो वैल्यूज यूज होने लगेंगी। तो गाइज ये एक्चुअल में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ होता है। बिना इन ऐसे छोटे-छोटे ब्लॉक्स बनाए आप कभी भी एक बड़ी एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आपकी हैंडल करती हैं जब आप बहुत एडवांस लेवल पे कोडिंग करते हैं तो। बट आपको यहाँ पे समझने के लिए मैंने सिर्फ प्रिंट करके दिखाया था, तो आपको इसका कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ें गाइज, तो यहाँ पे आपको फिर से आउटपुट पहचानना है एंड यहाँ पे आपके लिए स्विच स्टेटमेंट लाया गया है। यस गाइज, इस क्वेश्चन का मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था। सो गाइस क्या आप पहचान सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा? हमने देखिए क्या किया हुआ है, स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे हमने किसी भी केस के अंदर ब्रेक नहीं लिखा है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? इंट हमारा 0 है, स्विच के अंदर 0 पास होगा तो क्या होगा? पहले तो हमारा केस 0 गाइस कॉल हो जाएगा सीधे-सीधे, बट उसके बाद क्या होगा गाइस? क्या आप पहचान सकते हैं? एंड अगर पहचान सकते हैं तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? तो गाइस इसका आंसर होगा 3। अब ये 3 आंसर कैसे होगा, आइए हम आपको
इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो गाइस जैसे कि आपको पता है इंट 0 है तो केस 0 हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा। तो क्या होगा केस 0 में आने के बाद आपने i++ कर दिया, जैसे ही केस 0 खत्म होगा तो आपका i में 1 स्टोर हो चुका होगा गाइस। अब जैसे कि आपने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा है केस 0 का, तो उस केस के बाद तो गाइस अभी क्या होता है जिस केस का आपका एग्ज़ीक्यूशन हो रहा है, अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा है तो उस केस के बाद के पूरे केस आपके कॉल हो जाएँगे। अगर मैंने यहाँ पे i की वैल्यू 1 दी होती तो मेरा पहले 1 में आ गया होता, 1 के बाद वो क्या करता 2 को एग्ज़ीक्यूट करता, बट अभी तो हमारा i 0 ही था, तो केस 0 तो चलेगा ही चलेगा, आगे के पूरे केसेज़ मेरे एग्ज़ीक्यूट होंगे जब तक उसको ब्रेक नहीं मिल जाता या फिर जब तक मेरा स्विच खत्म नहीं हो जाता। गाइज़ अब अगला जो लाइन है वो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा कि i+++ 2 कैसे हो गया? गाइज़ यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, आई के बाद के जो 2 प्लस होंगे, वो जो होंगे वो आपके पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होंगे। ओके गाइज़, तो आपको यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। आई के बाद के जो 2 प्लस हैं वो पोस्ट ऑपरेटर हैं, देन आपका जो प्लस है वो एक्चुअल एडिशन वाला है। मतलब आई प्लस प्लस देन आपने उसमें +2 करना है। तो गाइज़ इसमें क्या होगा? गाइज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने आई प्लस प्लस के साथ +2 तो किया है, लेकिन आपने उसको किसी के अंदर स्टोर तो किया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने i की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया है, तो i जो है अब वो खुद तो 2 हो चुका होगा, देन उसके अंदर आप जो +2 कर रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि आपने उसको कहीं स्टोर ही नहीं किया है। अगर मैंने यहाँ पे i इक्वल्स टू ये लिखा होता, देन क्या होता i प्लस प्लस उसके ऊपर +2 होने के बाद मेरा वो i में आ गया होता, लेकिन यहाँ पे क्या है i प्लस प्लस के साथ हमने +2 किया है, जो कि जो +2 है वो इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ i प्लस प्लस का इम्पैक्ट होगा मेरे i के ऊपर। तो मेरा i का वैल्यू जो केस 0 में 1 हो गया था, यहाँ पे फिर से i प्लस प्लस होने के बाद वो केस 1 खत्म होने के बाद मेरा वो 2 हो जाएगा। केस 2 में जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे मेरा वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा एंड मेरा स्विच स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। एंड जब मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करूँगा गाइज़, यहाँ पे मैंने फिर से आपको एक ट्रिक दे दिया था। मैंने i प्लस प्लस प्रिंट किया था, लेकिन यहाँ पे 4 प्रिंट नहीं होगा। मैंने आपको बताया था पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, वेरिएबल का यूज़ पहले हो जाएगा, देन आपका उसको वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो जब वो प्रिंट करेगा तो पहले वो उसको प्रिंट 3 कर देगा, देन बाद में वो उसकी वैल्यू को 4 कर देगा। अगर मैंने अगली लाइन में i को प्रिंट करवाया होता, तो मुझे वो 4 मिला होता। लेकिन इस लाइन में i प्लस प्लस है, ये हमने हमारे थ्योरेटिकल वाले में भी देखा गाइस। अगर मैं सॉरी आउटपुट का पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर मैं a प्लस प्लस प्रिंट करा रहा हूँ तो मुझे करंट वैल्यू प्रिंट होती है, ना कि प्लस होने के बाद की। सो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड गाइस? यहाँ पे हमने क्या किया है, इंट a इक्वल्स टू 2 लिया है, b इक्वल्स टू 0 लिया है। गाइस यहाँ पे हमने थोड़ा-सा ट्रिकी कर दिया है आपके लिए आपका कंडीशनल ऑपरेटर को। अब आपको इसको पहचानना है एंड इसका आंसर मुझे बताना है। आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ गाइस, क्या आप इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं? अगर आप इसको थोड़ा टाइम लग रहा है देन आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं एंड आंसर के बाद इसको फिर से प्ले करें। सो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। सो गाइस 2 क्यों होगा देखिए, आइए हम देखते हैं। जब हम आ रहे हैं नीचे तो हमें पता है y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क के पहले जो है मेरा वो एक्सप्रेशन बनता है, जैसा कि मैं इफ के अंदर भी देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, b इक्वल्स टू 0। क्या b जो है वो 0 है? यस गाइस ये 0 है। वो क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क के बाद की जो वैल्यू होगी, जस्ट बाद की जो वैल्यू 1 होगी जो कि मेरी a है, वो उठा करके मेरी y को स्टोर कर देगा गाइस, क्योंकि मेरा b इक्वल्स टू 0 जो है वो ट्रू हो गया है। तो मेरा a का वैल्यू जो मेरे कोलन के पहले का वैल्यू होता है, वैल्यू 1, ये उठा करके मेरे y को दे देगा। तो मेरे y में 2 आएगा एंड y की वैल्यू हम 2 प्रिंट कर रहे हैं। अगर ये फॉल्स हो जाता गाइस तो क्या होता, वो जाता एल्स में, जो कि कोलन के बाद होता है एंड यहाँ पे उसको फिर से एक कंडीशन मिल जाती। तो गाइस क्या ये चीज चल जाती? जी गाइस बिल्कुल ये चल जाती, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर इफ के अंदर ये क्या हो गया है गाइस, फिर से आपने इफ का यूज कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप इफ के अंदर नेस्टेड इफ लिख सकते हैं। ये वही सिनेरियो है कि अगर आपका ये स्टेटमेंट चल गया, देन आपने उसके एल्स के अंदर आके फिर से इफ लिख दिया है कि चलो यहाँ से ये वैल्यू ए की वैल्यू नहीं देनी है आपको, तो आप फिर से कोई कंडीशन चेक करके यहाँ से कुछ और वैल्यू रिटर्न कर दो। तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट होती, ये चलता। लेकिन अभी हमें इसके बाद सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन मार्क के पहले का ट्रू हो गया है, तो हमारा ए रिटर्न होना है यहाँ से। आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के आपका टाइम वेस्ट करने के लिए उन्होंने एग्ज़ाम में डाले होते हैं। What is the output of the following code guys? Integer x equals to 2, y equals to 0, z equals to y plus plus question mark y equals to 1 and x or
0। सो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका एक्सप्रेशन जो है वो है y प्लस प्लस, देन आपको इसका एक्सप्रेशन ये इवेल्युएट करेगा। देन हम यहाँ पे, ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते देन आपको दिखता कि y इक्वल्स टू 1 एंड x, मतलब ये खुद एक कंडीशन बन जाती जो कि आपको 0 या 1 रिटर्न कर रहा होता गाइस। एंड अगर मेरा ये y प्लस प्लस अगर ये फॉल्स है देन मेरा 0 आ जाएगा। तो गाइस क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? इसका आंसर होगा गाइस 0, क्योंकि मेरा जो y प्लस प्लस है, मैंने आपको बताया है वहाँ पे y का वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो पहले यूज हो जाएगा, देन उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो y जो है वो 0 है, तो 0 के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग गया। अगर इफ 0 हम लिखते हैं तो गाइज आपको पता है कि इफ फॉल्स हो जाता है, तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है गाइज ये फॉल्स हो गया। एंड फॉल्स में उसने देख लिया कि हमें भाई कोलन के बाद की जो वैल्यू है वो रिटर्न करनी है। ओके गाइज, ये देखिए मैंने आपको दिखाया है कि अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में और लिखना चाहें, कंफ्यूज ना हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। z इक्वल्स टू वाई, सॉरी गाइज यहाँ पे मैंने y प्लस प्लस को 1 लिख दिया है, जो कि 1 नहीं होगा, वो 0 ही रहेगा। लेकिन मैंने सिर्फ आगे की ब्रैकेट आपको दिखाना चाहिए थी कि यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 एंड x को आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते थे, जो कि आपको 0 या 1 रिटर्न करेगा। इस 1 को आप इग्नोर करेंगे गाइज, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ तो शॉर्ट में लिखा हुआ था। ये आपका y जो है वो 0 ही आएगा। आपका ये क्वेश्चन मार्क इवेल्युएट होने के बाद वो 1 हो जाएगा। ओके गाइस, तो y इक्वल्स टू 0 था, इसलिए z के अंदर 0 आएगा एल्स वाला। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम्स x विल बी प्रिंटेड। सो गाइस आपको यहाँ पे सिर्फ इतना पहचानना है कि ये लूप कितने टाइम चलने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि हमने आपको बताया था कि टोटल 3 पैरामीटर हम फॉर को पास करते हैं सेमीकोलन से सेपरेटेड। तो आपको देखना ये है कि हमने यहाँ पे दो दो इंटीजर लिए हुए हैं, इंट इक्वल्स टू आई, और सॉरी आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 0, देन हम आई लेस देन जे की कंडीशन हमने डाली है, एंड हम आई को प्लस प्लस कर रहे हैं एंड जे को माइनस माइनस कर रहे हैं। तो गाइस पहली बात तो ये, क्या ये चीज़ चलेगी? यस गाइस, बिल्कुल ये चीज़ चलेगी। आपका ये आई और जे वाला जो है वो इनिशियलाइज ब्लॉक में आता है पहले सेमीकोलन के पहले। दूसरा आपका कंडीशन है वो भी बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, आई जो है वो जे से छोटा होना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है वो आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको वहाँ पे बताना होता है, वहाँ पे भी आपने बता दिया, आई को प्लस करो जे को माइनस करो। सो गाइज इससे मुझे पता है आपको आंसर, आप इसका सही गैस कर पाएंगे, जो कि होगा 5। क्यों? क्योंकि आई जो है वो 0 1 ऐसे ऐसे बढ़ना शुरू होगा, एंड जे जो है वो 10 9 8 ऐसे ऐसे कम होना शुरू होगा। एंड ये जो कंडीशन है ये आपका फिफ्थ इटरेशन में फॉल्स हो जाएगा गाइज, जैसे कि मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन किया है। पहला इटरेशन जो होगा वो होगा आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 10। दूसरा इटरेशन होगा आई 1, जे 9। तीसरा होगा 2, जे का 8 हो जाएगा, आई का 3, जे का 7 होगा। आई का जब 4 होगा तो जे का 6 होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपन अपना लूप जो है 5 बार चल चुका होगा, तो एक्स जो है वो 5 बार प्रिंट हो चुका होगा। छठवें इटरेशन के लिए जब ये आएगा तो आई की वैल्यू 5 हो चुकी होगी, जे की एक कम होकर के 5 हो चुकी होगी, लेकिन हमारी कंडीशन जो है वो यहाँ पे डिससेटिस्फाई हो जाएगी, आई लेस देन 5, ये तो इक्वल है। तो हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा एंड 5 बार हमारा एक्स जो है वो प्रिंट होकर के हमारा कोड खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें गाइज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज इस ट्यूटोरियल का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इंट ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 2 इफ ए एंड 0, बी इक्वल्स टू 0 एल्स बी इंटू इक्वल्स टू 10, मतलब बी में बी इंटू 10 स्टोर कर दो। गाइज यहाँ पे क्या आंसर आएगा? सो गाइज इसका आंसर आएगा 20। क्यों? क्योंकि ए के अंदर तो गाइज 2 था, तो इफ उसको ट्रू कर देता। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान देना है, हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया है कि अगर ए भी है एंड 0 भी है, तो आपको पता है इफ के अंदर अगर 0 आ गया है मतलब वो फॉल्स हो जाता है। एंड हमने एंड लिखा है मतलब ए और 0 दोनों ट्रू होना चाहिए था, तभी हमारा इफ ट्रू होता। इसलिए बी जो है वो 0 नहीं हुआ। एल्स में हम आए, बी के अंदर क्या था? 2 था, तो बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 हमने कर दिया, जो कि हो गया हमारा 20 गाइज। सो गाइज इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चनर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्पफुल होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलें, एंड या फिर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिलें। एंड अगर आप सी सेक्शन में अच्छा स्कोर करेंगे देन गाइज हमें लगेगा कि हमारी मेहनत भी रंग ला रही है, एंड हम आपको प्रिपेयर करवाने में जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही है गाइज। आप लोगों के एग्जाम होने के बाद और एग्जाम के पहले भी अगर आपको कुछ और लगता है कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ में आपको डाउट है, आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल एडिशनल और पब्लिश करवाना है और डिटेल में देखना है, देन आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, अपने फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। एंड एग्जाम होने के बाद भी गाइज आप हमें
अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम में इनसे कितनी हेल्प हुई है या नहीं हुई है या हमें कुछ और चीज़ कवर करनी चाहिए गाइज़। सो गाइज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट में हमें हमारा फीडबैक दें, शेयर करें इस वीडियो को एंड हमारे चैनल के साथ बने रहें एंड और लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएँ। थैंक यू गाइज़।